हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बीसीएमसी के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी वैकेंसीज आए उसमें आपका ये एक्सिट हो, तो जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, एमपी वर्ग 2 3 जो भी है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए और थ्योरी सेशन भी पढ़िए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक हीमोग्लोबिन? तो आप सबको पता है आयरन यानी कि लोहा की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। ग्लोबिन नामक प्रोटीन यानी कि जो हीमोग्लोबिन है आयरन और प्रोटीन से बना हुआ है, याद रखिएगा। लौह जो है, जो आयरन होता है, लौह जो है लवण से, हीमोग्लोबिन से रक्त का मतलब यानी कि जो हीमोग्लोबिन बनाता है आयरन, जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। शरीर को प्रतिदिन 10 मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है। जैसे जो लोहा आयरन होता है मेथी, पालक, पुदीना, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली, खमीर, अंडा, यकृत आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? आप सबको पता है रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। रक्त शरीर का लगभग 7 से 8% भाग घेरे रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? तो दोस्तों, आपको पता है कि प्लीहा जो है, स्प्लीन जो है, वो ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है। अगर ऑप्शन में स्प्लीन न दिया रहे, यकृत रहे, तो वहां पे यकृत यानी कि लीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर प्लीहा रहेगा तो प्लीहा ही रहेगा, स्प्लीन ही रहेगा। और जो आरबीसी होता है वहां पे जो आपका केंद्रक नहीं होता। पहला बात आपको पता है कि जो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, एंड उसमें लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम क्या करता है, खराब जो है कोशिकाओं को खा लेता है, सफाई करने का काम करता है। बट आरबीसी में नहीं होता, इसलिए जाकर के मरता है स्प्लीन में। ठीक है, इसलिए प्लीहा में डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है, आरबीसी का विनाश होता है। इसे आरबीसी का कब्रगाह, कब्रिस्तान या प्लीहा रक्त का संचित भंडार है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दबाव का दायरा कितना होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर इन द हेल्दी पर्सन? तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जो बायां जो हमारा निलय होता है वो जो है जब कंट्रैक्ट होता है, तो जब एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जब रक्त जाता है तो उसके कंट्रैक्ट होने से धमनियों पर जो दबाव पड़ता है उसे हम सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। इसका रेंज जो होता है 110 से 125 mmHg के लगभग होता है और औसतन जो है 120 होता है। जो डायस्टोलिक दबाव होता है, जब जो है शिथिलन अवस्था में, आरामदायक अवस्था में आ जाता है निलय, उस कंडीशन में जो कम से कम दाब धमनियों पर पड़ता है उसे डायस्टोलिक दबाव कहते हैं, जो आपका 70 से 90 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हृदय के किस भाग से अरोटा जुड़ा हुआ होता है? अरोटा इज कनेक्टेड टू विच पार्ट ऑफ द हार्ट? तो दोस्तों, एरोटा जिसे हम महाधमनी कहते हैं, ये बाएं निलय से जुड़ा रहता है। बाएं निलय यानी कि बाएं वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होता है तो एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी यानी एरोटा में रक्त जाता है। एरोटा यानी महाधमनी की कई सारे शाखाएं होती है, जिन सभी शाखाओं के माध्यम से सभी अंगों तक पहुंचता है। तो एरोटा यानी महाधमनी की जो प्रथम शाखा होती है उसे कोरोनरी धमनी कहती है, जो हमारे हृदय में रक्त की आपूर्ति करती है। और दूसरी शाखा होती है दाईं और बाईं कैरोटिड धमनियां,
जो शरीर के सिर और गर्दन के हिस्सों को खून पहुंचाती हैं। फिर तीसरी शाखा होती है दाई और बाई सब क्लेवियन धमनियाँ, जो कंधों और भुजाओं को रक्त पहुंचाती हैं। और एरोटा की कई शाखाएं आंतरिक अंगों को खून पहुंचाती हैं। उदर क्षेत्र में एरोटा 2 शाखाओं में बंट जाती हैं, एक दाई और बाई इलियक धमनी, दूसरा फीमोरल धमनी। जो दाई और बाई इलियक धमनी होती है वो पेल्विस क्षेत्र में स्थित अंगों को रक्त पहुंचाती हैं। जो फीमोरल धमनियां होती हैं ये टांगों को रक्त पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्च रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? विच पार्ट ऑफ द हार्ट हैज टू वर्क हार्डर ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर? तो दोस्तों उच्च रक्तचाप के समय जो है बाएं वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय को, लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि जो अलिंद होता है उससे ज़्यादा जो है मोटा होता है अलिंद निलय की दीवार। उसमें भी दाएं निलय से बाएं निलय की जो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार होती है वो ज़्यादा मोटी या मजबूत होती है, क्योंकि बाएं निलय को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, बाएं निलय को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किससे आयु को प्रतिस्थापित करके अधिकतम एचआर की गणना की जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू सब्स्टिट्यूट एज टू कैलकुलेट मैक्सिमम एचआर? ठीक है, तो मैक्सिमम एचआर ज्ञात करने के लिए होता है 220 माइनस उम्र। 220 में हम उम्र घटा देंगे तो वो आपका अधिकतम एचआर आपका निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निलय से आने वाले प्रति यूनिट रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग आउट ऑफ द वेंट्रिकल पर यूनिट इज कॉल्ड। पर यूनिट का मतलब एक यूनिट मतलब 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में जो निलय से आने वाले रक्त की मात्रा होती है या पंप करने वाले रक्त की मात्रा होती है उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो हृदय आउटपुट यानी कि कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं कि हृदय के एक धड़कन से जितना रक्त पंप किया जाता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जिसका मान होता है साधारण या आराम की अवस्था में 70 ml। हार्ट रेट हमारा प्रति मिनट 72 होता है, दोनों का गुणा करेंगे तो 5040 ml आएगा। ठीक है, यानी कि 5.04 लीटर स्ट्रोक वॉल्यूम की मात्रा होती है। ठीक है, 1 मिनट में 5 लीटर के लगभग रक्त को पंप करता है हृदय। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी किससे संबंधित है? तो कार्डियोवैस्कुलर ये हृदय और रक्त संबंधी बीमारी होती है। तो यह हृदय और रक्त संबंधी बीमारी होती है। डिजीज रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड आर्टरीज। हृदय वाहिका रोग क्या होता है? हृदय की स्थिति जिसमें रोगग्रस्त वाहिकाएं, संरचनात्मक संरचनाएं और रक्त के थक्के शामिल होते हैं। पूर्ण हृदय रोग में अचानक अप्रत्याशित तरीके से दिल का काम करना बंद हो जाना, सांस न ले पाना और बेहोश हो जाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 मिलीलीटर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 ml ऑफ ब्लड? तो दोस्तों ये होता है आपका 3 लाख के लगभग। ठीक है, 1.5 लाख से 3 लाख या 5 लाख होते हैं, तो 3 लाख के लगभग होता है। ठीक है, आपको जो आरबीसी की संख्या होती है 50 मिलियन होती है, एक 50,000 होती है। ठीक है, 1 मिलीलीटर रक्त में, और 5 से 11 या 6 से 11 हज़ार के लगभग आपका WBC होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त में होने वाले हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंध का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बिंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? तो दोस्तों वो होता है आपका 98.5%। ऑप्शन नंबर डी, यानी हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग में ऑक्सीजन का संचारण करता है, जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। स्तनधारियों में लाल रक्त कोशिकाओं के शुष्क भाग का करीब 97% होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हृदय गति को ऐसे परिभाषित किया गया है, हार्ट रेट इज डिफाइंड एज। तो दोस्तों हार्ट रेट यानी जो होता है प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है उसे हम कहते हैं हार्ट रेट। तो 1 मिनट में हृदय के संकुचन होने की संख्या। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 है,
औसत बालिग का आघात परिणाम क्या है? द एवरेज एडल्ट स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसका जो हिंदी वर्जन है आपको समझ नहीं आएगा, इंग्लिश वर्जन तुरंत समझ में आ जाएगा। तो औसत बालिग का आघात परिणाम है द एवरेज एडल्ट स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? हृदय के एक धड़कन से जितना रक्त पंप किया जाता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी जो आरामदायक स्थिति में जो मात्रा होती है 70 ml होती है। विश्राम अवस्था में 70 ml होती है। और हार्ट रेट कितना होता है 1 मिनट में? 72 ml। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो 1 मिनट का जो आपका रक्त का पंप करने का मात्रा होता है वो या आ जाता है, जिसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त के थक्के के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लोटिंग? तो दोस्तों ये आपको पता है कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारे शरीर हस्तियों दांतों को तो मजबूत करता ही है, प्लस रक्त को जमाने में भी मदद करता है। ये अंडे की जर्दी, संतरा, हरी सब्जियों, दूध से बने पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आप कहेंगे कि जो ब्लड प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड ये आपका रक्त थक्का जमाने में मदद करते हैं, जो जिसका फाइब्रोनोजन प्रोथ्रोम्बिन का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। विटामिन में बात करें तो विटामिन के होता है, और ब्लड जो कणिका होती है प्लेटलेट्स होता है, और खनिज लवणों में बात करें तो कैल्शियम होता है। ये सभी जो है रक्त को जमाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हृदय की तितिक्षा क्षमता है। व्हाट इज द एंडुरेंस कैपेसिटी ऑफ द हार्ट? तो दोस्तों ये क्या होती है? जो एरोबिक लंबे समय तक की क्रिया होती है। एंडुरेंस का बात आते ही, सहनशीलता की बात आते ही आपको लंबे समय की क्रिया में जाना है। तो लंबे समय की क्रिया को हम वायुजीवी सामर्थ्य यानी कि एरोबिक कैपेसिटी कहते हैं। वायुजीवी सामर्थ्य यानी कि एरोबिक कैपेसिटी, एरोबिक कैपेसिटी कहते हैं। यानी कि हृदय की तितिक्षा क्षमता का अर्थ है, यानी एंडुरेंस क्षमता का अर्थ है कि लंबे समय तक शारीरिक क्रियाकलाप के दौरान हृदय द्वारा मांसपेशियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 16 है, हृदय की अतिवृद्धि क्या है? व्हाट इज द कार्डियक हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी मतलब आकार में वृद्धि हो जाना। हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम, याद रखिएगा। तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि निलय भित्ति में सामान्य चौड़ाई, निलय की जो दीवारें होती हैं उसमें सामान्य चौड़ाई बढ़ जाना। ठीक है, नॉर्मल विथ इन द वेंट्रिकुलर वॉल। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य की सामान्य रक्त का अधिकांश भाग होता है। मोस्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ। तो आपको पता है जो ब्लड होता है वो 2 प्रकार का होता है, 2 भागों में बांटा गया है, एक तरल भाग, एक ठोस भाग। तरल भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा, और ठोस भाग को हम ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कणिका कहते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। तरल भाग जो होता है प्लाज्मा होता है, जो रक्त का अधिकांश भाग होता है, जो रक्त का 55% भाग होता है, जबकि ब्लड सेल्स जो होता है 45% भाग होता है। प्लाज्मा जो है एक हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त आर्द्र अर्ध तरल चिपचिपा सा बना रहता है। प्लाज्मा में 90% पानी, 8% प्रोटीन, 0.9% सॉल्ट और 0.1% कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। 8% जो प्रोटीन होता है उसमें एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन होता है। इन सबका निर्माण जो है आपका होता है यकृत में और पाया जाता है आपका प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जो है नमक में आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थों में ग्लूकोज, फैट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। प्लाज्मा में और भी पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम, एंटीजन। प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है पोषक तत्वों, नमक, ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड को ऊतकों तक पहुंचाना और वहां से बेकार पदार्थों को जैसे यूरिया एसिड, अमोनिया, लैक्टिक एसिड, CO2 को बाहर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिक ऊंचाई पर होने के पहले कुछ दिनों के दौरान किस शारीरिक परिवर्तन के अनुभव करने की संभावना होती है?
Which physical change is likely to be experienced during the first few days of being at high altitude? तो दोस्तों हाई एल्टीट्यूड यानी अधिक ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अधिक ऊंचाई पर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और नाड़ी दर में भी वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बढ़ा हुआ रक्तचाप, यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हृदय वाहिका सहन क्षमता होती है। व्हाट इज द कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी? तो दोस्तों आपको पता है एंड्योरेंस की बात आ गया तो अधिक समय की क्रिया जो एरोबिक एक्टिविटी होती है, तो वायवीय शक्ति, एरोबिक पावर, वायवीय शक्ति, एरोबिक पावर, यानी कि हृदय की जो एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी जो है वो एरोबिक पावर से है। हृदय की जो तितिक्षा क्षमता या एंड्योरेंस क्षमता होती है, लंबे समय तक सारे क्रियाकलाप के दौरान हृदय द्वारा मांसपेशियों की ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस जो है हृदय व फेफड़ों की वह क्षमता होती है जो किसी क्रिया या अभ्यास के दौरान प्रभावी रूप से अपने को व्यवस्थित कर लेती है। यह क्रिया लंबे समय की होती है जो थकान की स्थिति में भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पूर्ण हृदय स्पंदन जिसमें एक पट्ट और एक अनुशीलन होता है की अवधि क्या होती है? द ड्यूरिंग ऑफ वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्टिंग ऑफ वन बीट एंड वन डायस्टोल। तो दोस्तों हृदय को एक धड़कन में, एक सिस्टोल एंड एक डायस्टोल में कुल 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 20 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।